आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर तक बस रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई की वो कौन सी कहानी है जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। आखिर दुबई में ऐसा क्या किया कि आज वह दुनिया भर में फेमस हो गया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ भी है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। खैर, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर वो क्या है जिसकी मदद से आज दुबई इतना लग्जरी डेस्टिनेशन बन गया है। आइए जानते हैं एक रेगिस्तान के दुबई बनने की कहानी। तो मैं कबीर मलिक आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तान तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नज़र में आने लगा। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकॉनमी तेज़ी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को ये समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब राशिद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरी इकॉनमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता है, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का ये मतलब था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद राशिद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वह सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक के देशों में यह पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और उसकी पूरे दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 कनेक्टिविटी के मकसद से टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फीट से अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए यह इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनने में मदद मिली और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। उसके बाद दुबई की सत्ता उनके बेटे अल मखदूम के हाथ गई। वह भी अपने पिता की तरह दूर की सोच रखते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज़्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम शुरू किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। 1989 में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे।
इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो कि दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मज़ा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज़्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई की लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी और स्काई डाइविंग भी खूब होती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इनकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकॉनमी तेज़ी से बढ़ने लगी। 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी बनानी शुरू की। यहाँ हर बिजनेस और निवेशकों को मदद दी जाती थी। इसके ज़रिए दुनिया भर से निवेश खींचने की कोशिश की गई। कंपनियों को बिजनेस करने में तमाम तरह की मदद दी जाती थी और कोशिश की जाती थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से यहाँ तेज़ी से कारोबार आने लगे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। दुबई में तमाम खेलों को भी बढ़ावा दिया गया। घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक और क्रिकेट ग्राउंड तक दुबई में सब कुछ मौजूद है। वहाँ आर्टिफिशियल फार्मलैंड बनाए गए हैं और मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप कराए गए हैं। इतना नहीं, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी मशीनों की मदद ली गई है और मॉडर्न दुबई बन पाया। दुबई में ही पाम जुमेरा भी है, जो एक मैन मेड आइलैंड है, यानी इस आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया है। इसे भी इतना क्रिएटिव तरीके से बनाया है कि यह सैटेलाइट से देखने पर या आसमान से देखने पर एक पेड़ जैसा लगता है। इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की कमाई कच्चे तेल से होती है। यहाँ आपको बता दें कि दुबई की जीडीपी में कच्चे तेल की हिस्सेदारी बस 1 या 2% ही है। वहीं दुबई की सबसे बड़ी कमाई हिस्सेदारी आती है टूरिज्म से, जो कि करीब 20% है जीडीपी का। यूएई 7 स्टेट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा शामिल है। यूएई को 1 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली थी और अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 राज्यों ने एक गठबंधन बना लिया था। 7वां राज्य रास अल खेमा 10 फरवरी 1972 को गठबंधन में उस समय शामिल हुआ जब ईरानी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ हरमूज के कुछ जगहों पर अपना दावा करते हुए कब्जा कर लिया। रास अल खेमा और शारजा भी इन क्षेत्रों पर अपना दावा करते थे। इस तरह इन दोनों राज्यों के गठबंधन में शामिल होने के साथ साथ ईरान के साथ क्षेत्रीय विवाद भी उसके हिस्से में आया, जो आज भी जारी है। इन राज्यों के नेताओं ने 1820 से 1890 तक ब्रिटेन के साथ विभिन्न संधियों पर सिग्नेचर किए थे, ताकि ब्रिटेन उन्हें सुरक्षित व्यापार करने की सुविधाएं मुहैया कराता रहे। उस समय आइलैंड्स पर अंग्रेज़ों का शासन था, इसलिए इन राज्यों की मुद्रा भी भारतीय रुपया ही थी और अमीरात के लोग इस मुद्रा के जरिए लेन देन करते थे। 1959 में इसका नाम बदलकर खाड़ी रुपया कर दिया गया। शुरू में इसकी कीमत भारतीय रुपये के बराबर ही थी। बाद में इंडिपेंडेंस के बाद इन राज्यों ने अपनी मुद्रा की शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में डायरेक्टर ऑफ गल्फ स्टडीज़ के प्रोफेसर के अनुसार लगभग 100 साल पहले क्षेत्र के व्यापारी, चाहे वो भारत के हों या इराक के हों, सब धीरे धीरे यहाँ आकर जमा हुए और ये व्यापार का गढ़ बन गया। दुबई का दूसरा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रियल एस्टेट से आता है, पर यहाँ की खबरें कुछ खास अच्छी नहीं है। 2014 से प्रॉपर्टी में भारी गिरावट देखी गई है। ये ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आपने 2010 में कोई प्रॉपर्टी ली होगी तो आज की तारीख में उसकी कीमत में आपको 60% तक का लॉस देखा जाएगा। दुबई में काफ़ी ऑफिसेज और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आपको खाली दिखाई देंगी। ये सिर्फ इसीलिए ही हो रहा है कि यहाँ पर बिल्डिंग्स की, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की ओवर सप्लाई है और इसी की वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी समय से डाउन जा रहे हैं।
इसका एक एग्जाम्पल मैदान वन साइट है, जिसे 2015 में बनाना शुरू किया गया था और जिसकी टाइम ऑफ कंप्लीशन 2020 रखी गई थी। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस ये काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इसे बंद कर दिया गया है, और इसकी वजह से डेवलपर्स को काफ़ी नुकसान हुआ है और वो बैंकरप्ट भी हो गए हैं, और इसी की वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स वहाँ काफ़ी कम हो रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दुबई में महिलाओं के नियमों की। फीमेल के लिए आज भी दुबई में रूल काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। 2018 में दुबई के शेख मोहम्मद राशिद अल की बेटी लतीफ़ा दुबई से भागकर ओमान के ज़रिए गोवा पहुंच गई। बाद में 2021 में उन्होंने सीक्रेटली एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने यह रिकॉर्ड किया कि उनके पिता ने उनको दुबई में बंधक बना रखा है और उनकी जान को खतरा है। भले ही दुबई में बाहर के ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन वो कभी किसी बाहर वाले को अपनी सिटीजनशिप नहीं देता है। दुबई के जो सिटीज़न होते हैं वह अरबी ही होते हैं, जो 1925 से पहले से दुबई में रहते हों या फिर जिनके माता पिता यूएई के हों। दुबई सिटीजनशिप के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री हाउस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जैसी चीज़ें मिलती हैं। यह एक टाइप में मंथली इनकम ही होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपको 1 से 1.5 लाख तक का टॉपअप इंडियन रुपीज़ में दिया जाता है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो गवर्नमेंट आपको ज़मीन भी देती है। एक अमेरिकी सिटीज़न पैदा होते ही बिना कुछ किए ही बिलियनियर बन जाता है। यह सारी फैसिलिटी इसलिए दी जाती है ताकि दुबई का सिटीज़न खुश रहे। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। 1970 के दशक तक दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का स्वागत करने के लिए दुबई हवाई अड्डे को पूरी तरह से तैयार किया गया था। दुबई हवाई अड्डा दुनिया भर के 260 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को जोड़ता है और 100 से अधिक एयरलाइंस के लिए एक क्षेत्र है। यह हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। 2022 की तीसरी तिमाही में हवाई अड्डे ने 18.5 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराई, जो किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काफ़ी आगे है। दुबई हवाई अड्डा 300 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। यह एयरपोर्ट एक साल में 90 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराता है। दुबई को डेवलप करने के लिए बाहर से हाईली स्किल्ड लोगों को बुलाया गया, क्योंकि किसी भी कंट्री का विकास तभी होता है जब पॉपुलेशन स्किल्ड हो और लोगों में आगे बढ़ने का उत्साह हो। उस टाइम पर एक चीज़ और हुई थी। पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन पर होने की वजह से अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवेज सब फ्लाइट पाकिस्तान से होकर जाती थी। इसीलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफ़ी बड़ी एयरलाइन बन गई थी। इस चीज़ को शेख दुबई के फेवर में करना चाहते थे, क्योंकि दुबई की लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। इसके लिए उन्होंने काफ़ी रनवे और एयरपोर्ट बनवाए। ये दुबई के लिए एक गेम चेंजर फैसला माना गया। 1820 में आज जो दुबई है, उस पर्टिकुलर टाइम पर कुछ भी नहीं था। इस एरिया पर अलग अलग शेख अपने अपने एरिया को रूल करते थे। इस एरिया को शेखडोम कहा जाता था। आज जहाँ पर दुबई है, उस समय इसको मछुआरों का गांव कहा जाता था, जो अबू धाबी की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख मखदूम बिन राशिद ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया था। इन्हीं को दुबई का फाउंडर कहा जाता है। अभी भी दुबई के जो रूलर हैं वह इसी खानदान से आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दुबई के प्रिंस यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, यह कैसे डिसाइड होता है। इसको डिसाइड करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। यह जो 7 किंगडम हैं, इन्होंने यह डिसाइड कर लिया है कि जो भी अबू धाबी का राजा होगा वह हमेशा प्रेसिडेंट होगा, और जो दुबई का राजा होगा वह हमेशा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दुबई में सोने की करीब 300 दुकानें हैं। इन दुकानों में हर वक्त लगभग 10 टन सोना मौजूद रहता है। 2013 में यहाँ इतना सोने का व्यापार हुआ था कि वो 400 हाथियों के वजन के बराबर था। दुबई में ऐसे एटीएम भी मौजूद हैं जिनसे सोना निकलता है। एक जर्मन कंपनी ने दुनिया की ऐसी एटीएम मशीन बनाई जिसे गोल्ड एटीएम कहा जाता है। इसे सबसे पहले दुबई मॉल में लगाया गया।
यह पहली ऐसी मशीन है जिसमें से 24 कैरेट सोने के बिस्कुट, सिक्के और ज्वेलरी जैसी 320 अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। ग्राहक इसका प्रयोग कैश और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और आप अपनी मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। दुनिया की सबसे लंबी सोने की चैन दुबई में ही है, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है। इसका वजन 22 किलो है और इसे 9,600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। दुबई का अस्तित्व यूएई के गठन से भी 150 साल पहले का है। दुबई यूएई का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। लगभग 28 लाख आबादी वाले शहर दुबई के 40% लोग भारत के ही हैं। ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम से तो हर देश को जूझना पड़ता है। दुबई में भी ट्रैफिक जैम लगता है, लेकिन सुपर कार्स का जब कभी भी दुबई में ट्रैफिक जैम लगता है तो वहाँ सिर्फ सुपर कार्स की लाइन दिखाई पड़ती है और दुनिया की सारी बेहतरीन कारें आपको दुबई के जाम में देखने को मिल जाएंगी। दुबई पुलिस के पास कोई साधारण गाड़ी नहीं होती। वो फरारी, लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं चोरों को पकड़ने के लिए। आप लोगों ने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है दुबई में बन रहा दुबई लैंड, जो कि डिज्नीलैंड से 2 गुना बड़ा है। दुबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर कोई भी एड्रेस सिस्टम नहीं है, मतलब वहाँ पर कोई भी पिन कोड या जिप कोड नहीं है। अगर दुबई में आपको किसी पते पर पहुँचना हो तो आपको उस जगह के आसपास वाले किसी बिल्डिंग या होटल का नाम बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।